हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि हमने इससे पहले काल विभाजन और नामकरण शुरू किया था। उसमें से हम उद्देश्य पढ़ चुके थे और प्रस्तावना पढ़ लिया था। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता भी पढ़ ली थी। काल विभाजन और नामकरण का आधार पढ़ लिया था हमने, और हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या भी पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे नामकरण संबंधी विभिन्न मत। तो हम ये अब आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ। तो काल विभाजन के समान कालों के प्रथम नामकरण का श्रेय ग्रियर्सन को जाता है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, उनको ये सबसे पहले जो है उन्होंने ही इसका काल विभाजन किया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने किया है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने कालों का नामकरण किया। जो उसके बाद जो है मिश्र बंधु आते हैं, उन्होंने भी काल का नामकरण किया है। और फिर उसके बाद तत्पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य परवर्ती इतिहासकारों ने भी नामकरण के प्रयास किए हैं। नीचे अलग अलग कालों के नामकरण पर अलग अलग विचार किया जा रहा है, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, आदिकाल जो है उसको क्या क्या कहा गया है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के कालखंड को ले, जिसमें हिंदी का प्रारंभिक साहित्य लिखा गया। विभिन्न विद्वानों ने इसका नामकरण इस प्रकार किया है, देखिए, इतिहासकार और नामकरण। और सबसे पहले ग्रियर्सन जी जो हैं, उन्होंने चारण काल कहा है, और जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, सिद्ध सामंत युग जो उन्होंने कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा है। और सिक्स्थ हमारा क्या है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने वीर काल कहा है। और 7वें नंबर पे आते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने आदिकाल कहा है। और राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दोनों ही कहा है, ठीक है। तो इसमें हम इसको सबसे ज़्यादा हम मानते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं, और हम मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जो वीरगाथा काल। तो इन दोनों को हम ज़्यादा इसको मानते हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने का प्रथम श्रेय ग्रियर्सन को जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का चारण काल के रूप में नामकरण किया, पर इस नाम के पक्ष में वह कोई ठोस तर्क नहीं उपस्थित कर पाए। ये बात सत्य है कि सबसे पहले उन्होंने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया, लेकिन वो इसको मतलब सही तरीके से उसका ठोस उसका जो तर्क नहीं दे पाए, तो उसको हमने नहीं माना। चारण काल हम नहीं मानते हैं उसको, ठीक है। वे हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत 643 ईस्वी से करते हैं। मतलब वो कब करते हैं, 643 में करते हैं, ठीक है। उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति का उल्लेख वह नहीं कर सके, तो वो नहीं कर सके, इसीलिए वो उसको हम पूरा वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के इस कालखंड का नाम वीरगाथा काल रखा। वीरगाथा काल नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने क्या रखा, वीरगाथा काल। तो आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता, मतलब हुई थी लेकिन निश्चित नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। तो इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों को चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बांधते हुए पाते हैं। तो राजा मिश्र, कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के
फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्चर्यदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या ग्रंथों का वर्णन करते थे। तो सही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, ठीक है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर आदि काल का विवेचन तथा नामकरण किया है वह इस प्रकार हैं, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। पहला हमारे विजयपाल रासो, दूसरा हमारा हमीर रासो, तीसरा है कीर्तिलता और चौथा है कीर्ति पताका, ठीक है, ये बुक के नाम हैं। और पांचवा है खुमान रासो और छठवां है विसलदेव रासो, ठीक है, सातवां है पृथ्वीराज रासो, फिर है जयचंद्र प्रकाश, फिर है जय मयंक जस चंद्रिका, 10वें नंबर पे आता है हमारा परमाल रासो, और फिर है खुसरो की पहेलियाँ, और 12 है विद्यापति पदावली, जो विद्यापति पदावली हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से है। फिर उसके बाद वे लिखते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा विश्लेदेव रासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। तो ये इन पुस्तकें जो हमने नाम पढ़े उनके आधार पर वो कहते हैं कि ये मतलब हम वीरगाथा काल इसको रख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर इस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन और नामकरण किया, उनमें से कई बाद की रचनाएं हैं और कई के नोटिस मात्र हैं, और कई पुस्तकों के बारे में ये कहना मुश्किल है कि उनका मूल रूप क्या था। तो मसल नए शोधों के आधार पर खुमान रासो और विश्लेदेव रासो को 16वीं शताब्दी मतलब 16वीं शताब्दी में रचित माना गया है। हमीर रासो को नोटिस मात्र समझा जा सकता है, अर्थात ये ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। इसकी मतलब सूचना दूसरे ग्रंथों में मिलती है, इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रामाणिक माना जाता है, यानी कि आधा माना जाता है, और आधा माना जाता है। तो प्रामाणिक रचना मतलब अर्ध प्रामाणिक रचना मान लिया, तो अतः केवल इन पुस्तकों के आधार पर वीरगाथा काल नाम देना उचित प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस काल में वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, बल्कि धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई। वीरगाथा काल नामकरण के कारण इन प्रवृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। राहुल संकृतायन ने विवेच्य काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ये नाम केवल 2 वर्गों की ओर संकेत करता है, जैसे कि सिद्ध और सामंत। सिद्ध जहाँ रचनाकार थे, वहीं सामंत रचना प्रेरिक राहुल जी ने जो यह संयोग बनाया है वह भी तर्क संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त ये कई अन्य प्रवृत्तियों को नज़रअंदाज कर देता है। नाथ पंथों और हठ योगियों, कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं होता, तो इसलिए ये नाम भी मान्य नहीं है। इस नाम को भी हम नहीं मानते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया नाम वीरकाल शुक्ल जी के नामकरण का रूपांतर है, इसमें कोई मौलिकता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड को आदिकाल कहना पसंद करते हैं। उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत धार्मिक रचनाओं का भी समावेश किया है। उनका तर्क है कि यदि इस काल की धार्मिक रचनाओं को साहित्य का अंग न माना गया तो भक्ति काल की संपूर्ण संपदा से हमें हाथ धोना पड़ेगा। तो इसके अतिरिक्त इस समय
और भी कई प्रवृत्तियों का जन्म और विकास हो रहा था, जैसे श्रृंगार, काव्य लौकिक, काव्य आदि, वीर गाथात्मक काव्य से अलग काव्य प्रवृत्तियाँ भी जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतीक है। अतः अतः आदिकाल का नामकरण करते समय उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित कर दिया है, संधि काल और चारण काल। तो संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल ने एक वर्ग विशेष का बोध होता है। तो इस नामकरण की कमजोरी ये है कि इसमें किसी प्रवृत्ति और आधार नहीं बनाया गया है। तो अतः ये जो नामकरण है ये भी सही नहीं है। वस्तुतः आदिकाल ही ऐसा नाम है जिस पर इतिहासकार किसी न किसी रूप में सहमत हैं। तो इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आने वाले साहित्य का विशाल स्वरूप आधारित है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल में हिंदी के आदि रूप की झलक पाते हैं। तो इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज की खोज इस काल में की जा सकती है। परवर्ती साहित्य की विभिन्न शैलियों और काव्य रूप का आदि रूप भी इस काल के साहित्य में प्राप्त हो जाता है। तो इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता आदि प्रवृत्तियों का विकास परवर्ती साहित्य में हुआ। अतः आदिकाल सर्वाधिक उपयुक्त और व्यापक नाम है। तो आदिकाल